ठीक है कासिम बेटा, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और इन दोनों चैप्टर्स का एक क्विक रिव्यू आपको दूंगा। इन दोनों चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं, फील्ड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बात करेंगे। ठीक हो गया बेटा? जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ग्रेविटेशन फील्ड की। अगर आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है कि एक मैस के गिर्द एक रीजन होता है जहाँ पे दूसरा मैस फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैस को अगर हम रखेंगे, फॉर एग्जांपल ये, तो अगर इसके ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस एम, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम है ये ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है। ठीक है। सो ग्रेविटेशन फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस ड्रा करते हो, और लाइंस जो है वो कैसे ड्रा करते हो, वो इस मैस के सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और सॉरी, दे शुड बी रेडियल, और दूसरी बात ये है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इस तरह इंक्रीज होना चाहिए। यही शो करता है कि ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है, और एज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस फिर आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती रहती है। और इनके एरोज जो हैं बेटा वो किधर होंगे? दे विल बी टुवर्ड्स दिस मैस, दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एनी मैस एम। ठीक है। इनके एरोज के बारे में पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशन फील्ड के एरोज क्या शो करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मैस एम। सो इफ यू प्लेस मैस एम ओवर हेयर, so the force on this mass will be in this direction. Okay. सो ग्रेविटेशन फील्ड के बाद बात आती है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की। और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बेटा होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। सो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर केजी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स मैस एम होती है, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन जी की होगी। और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा, ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, तो अगर कोई मैस यहाँ पे रखेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। सो इस वजह से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी इस डायरेक्शन में होगी। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ टाइम्स मैस। तो किसी भी मैस पे अगर आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं, अगर वो रीजन ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, तो उस पॉइंट का ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ टाइम मैस कर देंगे। फिर बेटा बात आती है कि अगर आपके पास दो मैसेज हैं, दो पॉइंट मैसेज हैं। पॉइंट मैसेज का मतलब ये होगा कि उनका मैस जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे लाई कर रहा है, सेंटर में। तो अगर आपके पास ये दो मैसेज हैं M1 और दूसरा मैस है M2, दे आर एट डिस्टेंस आर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज आर या डी, तो दिस इज योर ओन चॉइस। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो फोर्स जिससे ये अट्रैक्ट करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, और that force depends on the masses of these two objects. So that force is G m1 m2 over r square. ये कौन सा ला है बेटा? दिस इज नोन एज न्यूटन। याद है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है। हाँ, अपना माइक ऑन रखें ना, ताकि आपको बुलाऊं तो फिर आप मुझे बता सकें। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। और इसको कैसे स्ट्रेट करते हैं मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वेयर दिस कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो आपको गिवन होती है, दैट इज 6.67 टाइम 10⁻⁻11। सो याद रखना कि मैसेज को केजी में होना चाहिए और डिस्टेंस को मीटर में होना चाहिए, फिर आपके पास जो फोर्स होगी ये न्यूटन में होगी। और फोर्स हमेशा जो उन दोनों मैसेज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, रेडियल लाइन, उसके ऊपर लाई करती है फोर्स। और दोनों की फोर्सेस इक्वल होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैसेज,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। और यहाँ से ये क्लियर है कि फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज जो है आर को अगर आप डबल कर दोगे तो फोर्स कितनी कितनी कम हो जाएगी। फोर्स जो है वो एफ न्यू फोर्स जो है वो F0/4 हो जाएगी अगर आर को डबल कर लेते हो। ठीक है बेटा। सो जी अगर आप आर को डबल करते हो तो फोर्स जो है वो इतने हो गई। और इसको ग्राफिकली अगर आप देखना चाहें, अगर आप दो मैसेज के बीच में डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आर है तो उस वक्त फोर्स F0 है। तो डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगी एंड सो ऑन। सो डिस्टेंस टू आर पे द फोर्स इज F0/4 अगर यहाँ पे फोर्स है F0 एंड सो ऑन। सो ये डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज के साथ फोर्स का वेरिएशन है। अच्छा बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास इन दो मैसेज के बीच में कोई एक और मैस रख दोगे M1 M2 के बीच में, और पेपर में आ जाए कि जी उन इस जगह पे हमने एक मैस M रख दी है और that is at distance d1 from this mass and at d2 from the center of this mass. So what's the net force on this mass? So capital M, sorry, M1 will attract this small mass in this direction. So let's say this is F1 और M2 जो है वो अपने डायरेक्शन में खींचेगा, let's say that is F2. So F1 is G M1 small m over d1 square और F2 का मैग्नीट्यूड बेटा, F1 अगर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है तो F2 राइट डायरेक्शन में है। अगर आप इनको, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखे, मैग्नीट्यूड इनके में साइन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप इनको वेक्टर्स की फॉर्म में लिखोगे तो अगर आप इसको प्लस कह रहे हो तो इसको माइनस कहना पड़ेगा बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो F नेट ऑन दिस मैस विल बी इक्वल टू G M1 M over D1 स्क्वेयर और ये फोर्स माइनस में है सो दैट इज माइनस G M2 M over D2 स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? सो जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा सेंटर में होगा कि जहाँ जिसकी वजह से द नेट फोर्स ऑन दिस मैस विल बी जीरो बिकॉज द फोर्सेस ड्यू टू बोथ मैसेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो एक दूसरे को जब कंप्लीटली इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएंगे तो वहाँ पे इस मैस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। फिर बेटा हम बात करते हैं अब इधर, इसी के साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जैसे दो मैसेज के बीच में जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो अगर आपके पास दो चार्जेस होते हैं, हमने दोनों चैप्टर्स को साथ साथ चलाते हैं। अगर आपके पास बेटा ये एक चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज है दैट इज आल्सो पॉजिटिव Q2 और दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D और डिस्टेंस को R भी कहते हैं। तो these two charges will repel each other. If they are like charges they will repel each other, or if they are unlike charges they will attract each other. The force between these two charges is given by which formula? That's 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 बना सकते हैं। Q1 Q2 over R square. So this is known as कौन सा लॉ इसको कहते हैं बेटा? कूलम्स? कैपलर्स लॉ। नो, ओ दिस इज कूलम्स लॉ। अगर पेपर में आ जाए कि स्ट्रेट कूलम्स लॉ तो आप कहेंगे द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू भी आपको फ्रंट पेज पे गिवन होती है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.98, इस तरह आप देख लेना, 8.99 टाइम 10 पावर 9 न्यूटन, ये आ गया न्यूटन और साथ में मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस लार्ज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट से ये शो होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स।
और जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स की कैलकुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स को हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज उसके कांस्टेंट की वैल्यू आप देखें 6.67 टाइम 10⁻−11 होता है, तो इसलिए वो काफ़ी वीक फोर्स होती है। ठीक है। सो जैसे अगर ये दोनों चार्जेस जो है वो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते, अट्रैक्ट कर रहे होते, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसी फॉर्मूले से गिवन होती है। तो इन दोनों लॉज के अंदर सिमिलरिटी ये है भाई कि दोनों दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स क्या करती है, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो दोनों फोर्सेस डिक्रीज होंगी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, वेयर एज ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो चार्ज अगर आपके पास पॉजिटिव है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। इसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए कि जो टेस्ट चार्ज है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। और अगर ये देखें ना, दोनों में सिमिलरिटी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस में, कि बोथ आर रेडियल, बोथ आर रेडियल। रेडियल। रेडियल, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द मैस होती हैं, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो टुवर्ड्स भी हो सकती हैं और अवे फ्रॉम द चार्ज भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द चार्ज। ओके। यस तो सर। हाउ यू डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा? Electric field strength is the amount of energy required to नहीं move बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, इसलिए मैं कहता हूँ उसको against दोस्तों। a अच्छा, against an ये electric दोनों field. सेपरेट चार्जेस है, आइसोलेटेड चार्जेस के हवाले से ये ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों साथ साथ रखे हुए हैं। अगर ये दोनों साथ साथ होते तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, और वो उसका भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद बेटा आपके पास आता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, दैट इज बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, and that is equal to electric force per unit positive charge. Yes. Is that clear? So इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। यहाँ पे हम देखेंगे तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे हम देखेंगे इट विल बी इन दैट डायरेक्शन। सो अगर चार्ज आपके पास जो है वो बेटा नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट चार्ज होगी, बिकॉज यू नो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होगी वो इसकी वजह से अट्रैक्ट होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम चार्ज। ऊपर ही हमने बात की है, ग्रेविटेशन फोर्स इज ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ टाइम मास, सो इलेक्ट्रिक फोर्स टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम चार्ज। अब हम बात करेंगे बेटा कि अगर आपके पास कोई मास m है और उसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं एट सम डिस्टेंस, और तो क्या फार्मूला होगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसका मास m है, तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस मास। दैट शोज के जितना आप इस मास से दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, और जितना ये मास इंक्रीज कर दोगे इतनी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये याद रखने वाली बात है कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का ये रिलेशनशिप जो है वो इस मैस की सरफेस से आगे आगे के लिए वैलिड है। सन मैस के अंदर जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का ये रिलेशनशिप नहीं है। इनसाइड, इफ यू रिमेंबर, इनसाइड जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज इनसाइड। और दिस रिलेशनशिप जो है दैट इज अवे फ्रॉम द सरफेस। सो अगर आपने तो ये किसका ग्रेविटेशन फील्ड फॉर्मूला था? ग्रेविटेशन आप फील्ड फिर से स्ट्रेंथ का, ठीक है। ओके। और इनसाइड द प्लेनेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट वेरीज डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और अगर सेंटर पे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ ग्रेविटेशन फील्ड से जो है वो जीरो होगी, और दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला, वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये ना हो कि आप ऊपर वाले में जी आर जीरो डालें और आप कहें जी कि इन्फिनिट हो गई है। नो, दिस रिलेशनशिप इज ओनली वैलिड व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है सर जी। हाँ जी सर, आप इसकी एक दफा डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बेटा, डेरिवेशन नहीं नहीं, वो इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन। देखिए ना, मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी करा देता हूँ। यहाँ पे हम एक मैस रखते हैं एम, स्मॉल एम, और इस पे फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज जी एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होता है दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस मैस। सो इस मैस से जब डिवाइड कर लेंगे तो ये मैस ऊपर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और इसको ग्राफिकली बेटा अगर आप देखें तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास, अगर आपके पास कोई मैस एम है जिसका साइज, जिसका रेडियस जो है वो आर है, और यहाँ पे हम ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को प्लॉट करते हैं, ये दिस इज डिस्टेंस, तो अवे फ्रॉम दिस प्लेनेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बेटा, यहाँ सरफेस पे अगर ये है तो ये आगे ऐसे वेरी करेगी। ये कैसे पता चल रहा है? दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इन साइड कैसे वेरी करेगी? इन साइड बेटा ये दिस इज इक्वल टू द लीनियर वेरिएशन होती है, और लीनियर वेरिएशन को अगर हम यहाँ पे शो करें, इन साइड जो है वो आपके पास ये ऐसे होगा। दूसरी साइड पे भी हम बात कर सकते हैं, दूसरी साइड पे भी ये इस तरह होगा। ठीक है, सो जब सरफेस से आगे जाओगे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, और यहाँ से सेंटर से सरफेस तक जाओगे तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। इसमें याद रखना कि अगर हम सेंटर के अंदर की बात कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स दिस मैस होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मैस। बाकी ये रिलेशनशिप जो है, ये ग्राफिकल वेरिएशन जो है वो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि इनसाइड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अवे फ्रॉम द प्लेनेट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बेटा अगर आपके पास दो मैसेस के बीच में ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की बात करनी हो आपने, एक मैस आपके पास ये है, दिस इज m1, एंड अदर मैस इज m2, और हम देखना चाह रहे हैं कि इसके इन दोनों की सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस के साथ जी कैसे वेरी हो रहा है। ये हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस भी इस पे पढ़ी हुई हैं बच्चों। सो दैट इज़ द डिस्टेंस, और हमने प्लॉट करना है जी की वेरिएशन को इनके इनके सेंटर में यहाँ पे कैसे वेरी हो रही है जी। ठीक है, सो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे जी ड्यू टू मैस m1 जो है वो इस तरफ होगा, और ड्यू टू मैस m2 जो है वो टुवर्ड्स राइट होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई कि दोनों की जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर आप एक को पॉजिटिव कहोगे, एक को, तो दूसरे को नेगेटिव कहना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर हम दोनों के इंडिविजुअल प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो ऐसे होगा, दिस इज ड्यू टू विच मैस, दिस इज ड्यू पॉजिटिव। टू m1 बेटा, दिस इज ड्यू टू अच्छा। m1। वो तो ठीक है पॉजिटिव ही है, लेकिन है किसकी वजह से? ड्यू टू m1 ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। सो हमने क्या साइन कन्वेंशन ली है? m1 की वजह से जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसको मैंने पॉजिटिव कर लिया है। तो जो कुछ राइट होगा उसको हम फिर क्या कहेंगे? माइनस कहेंगे। तो दूसरे मैथ्स की वजह से बेटा जो है वो m2 की वजह से नेगेटिव होगी, और m2 की सरफेस पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी।
जैसे आगे जाओगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू m2। सो बेटा इनका रिजल्टेंट प्लॉट करना होगा तो आप देख लें कि एक पॉइंट सेंटर, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे दोनों जो है उनका ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसकी प्लॉटिंग जो है वो कुछ इस तरह की होगी। दिस इज नेट ग्रेविटेशन फील्ड जो येलो ग्राफ से शो किया जा रहा है बेटा। दिस इज नेट जी ड्यू टू बोथ मैसेज। ठीक है, तो दरम्यान में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़ीरो है, और अगर दोनों मैसेज जो हैं वो ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मिडल में ज़ीरो होगा। और अगर आपके पास दो मैसेज का फ़र्क होगा तो वो जो पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो होगा वो दैट विल बी क्लोजर टू द स्मॉलर मैस। तो अगर आपके पास पेपर में आता है कि नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉ करनी है तो आप सिर्फ ये येलो लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और अगर आपको कहा जाता है कि दोनों के इंडिविजुअल ड्रॉ करके दिखाएं तो वो फिर आप उस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद बेटा पैरेलल में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज कैसे हम निकालेंगे? सो अब आपके जहन में आ गया ना कि अगर आपके पास बेटा ये चार्ज है और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे? इस चार्ज की वैल्यू अगर क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू हम रख देंगे और फोर्स हम निकालेंगे। वही वही लॉजिक है। सो फोर्स ऑन दिस F चार्ज equals विल to बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वेयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। हम इस कैपिटल चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, तो स्मॉल क्यू से इसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर आपके पास ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर। तो देखें इसका भी एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के साथ मिलता जुलता रिलेशनशिप है कि E is directly proportional to charge and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है बेटा। सो yes sir. जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल आल्सो डिक्रीज। सो इसका अगर आप ग्राफ पे इसकी प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं तो वो एक चार्ज की वजह से अगर उसके रेडियस आर या डिस्टेंस आर पे इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ई नॉट है तो डिस्टेंस 2r पे कितनी होगी? E0/4। 4. याद है, भूल गए हो? याद है सर. ठीक है। सो अगर आपके पास दो चार्जेस होते हैं और ये दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को प्लॉट करना पड़ जाए, फिर आप कैसे प्लॉट करेंगे? उसका हम जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। बेटा अगर मेटल चार्ज स्फीयर है तो चार्ज उसकी कहाँ पे लाई करेगा? चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे लाई करेगा। इनसाइड चार्ज विल बी ज़ीरो अगर इफ़ इट इज़ मेटल, और ये दूसरा चार्ज जो है वो लेट्स से ये नेगेटिव है। और अब हम इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं बिटवीन देयर सरफेसेस। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इसकी सरफेस से लेके दूसरे सरफेस तक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्लॉट कर लें। तो बेटा समझने की बात है, सबसे पहले अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे इनके दरम्यान में किसी भी पॉइंट पे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इस तरफ होगा, that is away from this charge q1, and that is q2। this is due to q1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो उसकी इस तरफ होता है तो दिस इज ड्यू टू E2। तो ये बेटा ये हमने डिसाइड कर लिया, ये हमने पता चला लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दरम्यान में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बोथ चार्जेस जो हैं वो टूवर्ड्स राइट होंगे, इसलिए वो कभी भी कैंसल आउट नहीं होंगे, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अब आपको ये पता चल गया कि दे आर टूवर्ड्स राइट, और अब आपने साइन कन्वेंशन सेट कर लेनी है कि राइट को आप क्या कहना चाह रहे हो। तो राइट आप प्लस ही कह दो, तो फिर आपके पास जो है वो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे वेरी हो रहा है।
और दूसरे चार्ज की वजह से बेटा सरफेस पे स्ट्रांगर होगा, और जैसे सरफेस से दूर जाएंगे तो इट विल डिक्रीज। दिस इज ड्यू टू अदर चार्ज। और हमें इनका नेट प्लॉट करना हो तो कर लेंगे प्लॉट। यस, तो नेट जो होगा इनका यू ही एक होगा पैराबोला। ये इस तरह होगा। ठीक है, तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पे। इससे यहाँ पे मैक्सिमम, फिर आगे जाते जाओगे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। सो जी डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, हमने क्या किया है कि यहाँ ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट किया ऊपर। सॉरी, ये वैल्यू ज़्यादा थी और ये वैल्यू थोड़ी सी कम थी, कि मैंने ये अज्यूम किया कि Q2 छोटा है। अगर आपसे कहा जाए कि इनसाइड क्या होगा, तो जब मेटल चार्ज स्फीयर होता है बेटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड जीरो होता है। ठीक है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इफ इट इज मेटल स्फीयर तो इनसाइड जीरो। और प्यारे भाई इसकी वजह से भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होता है। तो मोस्टली इनकी सरफेसेस के बीच में बात करता है, अदरवाइज वो अगर इनसाइड भी बात करे तो फिर आप ये ड्रा करोगे इनसाइड जीरो। तो जो वाइट ग्राफ है वो भी इनसाइड जीरो होगा, और अब उनके बीच में ऐसे होगा। दूसरा, अगर दोनों चार्जेस ए सेम साइन के होंगे तो दरमियान में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की वजह से क्या होगा, जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम साइन का मतलब, अगर बेटा ये आपके पास पॉजिटिव है और ये दूसरा चार्ज भी हमने यहाँ रखा हुआ है पॉजिटिव, और वो कहता है कि इनके बीच में, अब पॉइंट चार्ज ही ले लेता हूँ, इनका साइज की बात नहीं करते, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ड्रॉ करना है इनके दरमियान में। तो बेटा देखें, इस चार्ज की वजह से Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किधर होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। और Q2 की वजह से जो होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगा। तो आपको अगर नेट की प्लॉट करने की बात करें तो फिर आप ऐसे प्लॉट कर लोगे, जस्ट लाइक वी डिड इन ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू जी चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को हमने बात कर ली कि दोनों में क्या क्या होगा और कैसे उनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ्स को, और क्या कुछ होगा। उसके बाद बेटा आप बात करते हैं कि जी अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात करते हैं। ग्रेविटेशनल क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्या खाली एट अ a पॉइंट ही होता unit है बेटा, positive charge from an infinity to, हाँ एट जी, पॉइंट burden to bring a इनसाइड। unit positive charge पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे in हो a गया gravitation ग्रेविटेशन field, में भाई, सर ग्रेविटेशन में। चार्ज। अच्छा, bring a unit mass सर। हाँ जी। सो वर्क डन टू ब्रिंग a unit mass from infinity to a point inside electric field is known as inside, sorry, gravitation field is known as gravitational potential, and its formula is minus g m over r। ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है नेगेटिव होता है, और इस बात का मतलब ये है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो हमने इन्फिनिटी पे लिया है वो ज़ीरो लिया है। ठीक है, और यस दरम्यान में किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैच से दूर जाते हो, ये मैच है आपका, और इससे दूर जाते हो तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, और यहाँ पे इन्फिनिट पे जाके ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब उससे पीछे जो है हर जगह ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो माइनस में होगा। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट बेटा क्या होगी, दैट इज वर्क डन पर यूनिट मास है, सो जूल पर केजी इसकी यूनिट होगी। सो लेट्स से इस पॉइंट पे अगर -1000 जूल पर केजी है, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दैट विल बी -500, लेट्स से, फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे -200, -3, -100 एंड सो ऑन जीरो होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, -500 इज ग्रेटर देन -100, -200 इज ग्रेटर देन -500। सो
इन्फिनिटी पे 0। इसकी प्लॉटिंग की अगर हम बात करें बेटा तो क्या होगा, ये आपके पास बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल की प्लॉटिंग जो है वो आपके पास ये माइनस में होता है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। समझ आ जाएगी। यस सर। और अगर इसके रेडियस मतलब इसकी सरफेस पे अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल -5 नॉट है, तो 2 टाइम रेडियस पे कितनी बढ़ेगी। इज 4। 4 नहीं ना, ये तो नहीं रटा नहीं, अच्छी दो, दो ही। स्क्वायर थोड़ा ही है। फाइ जो है वो रेडियस के साथ लिंक्ड है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ लिंक है, ठीक है, जी। हमेशा नेगेटिव होगा। और स्केलर क्वांटिटी अगर आप दो मैसेज के बीच में बात करना चाहेंगे बेटा, फिर वो भी इम्पोर्टेंट है। अब आप खुद से चीज़ें भी सोच सकते हो ना, अगर ये आपके पास मैस M1 है, ये दूसरा मैस M2 है, और हमें कहा गया है कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्रॉ कर लें, इनकी सरफेसेस के बीच में, कि कैसे चेंज होता जा रहा है। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट नाउ, ठीक है। इस मैस M1 की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल कुछ इस तरह होगा, M2 की वजह से हम प्लॉट करेंगे तो वो भी बेटा नेगेटिव होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, प्लीज़ याद रखना। इन दोनों का नेट प्लॉट करने का मतलब आना चाहिए कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू इसकी नेगेटिव, और इसकी वजह से ये माइनस, तो दोनों माइनस को जब ऐड करोगे तो ज़्यादा माइनस हो जाएगा, और इस तरह जो है वो, ठीक है। दिस इज नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन टू मैसेज, ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। यस सर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर आपके पास बेटा ये मैस M है, और यहाँ ये दूसरा मैस M है, इसको M2 कह देते हैं, दैट इज M1। तो अब देखें, इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अगर M1 को छोड़ देंगे, इस को यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे होगा, अगर छोड़ेंगे तो इट विल मूव टुवर्ड्स दिस मैस, दैट शोज। और इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही इसकी तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो डिस्टेंस अगर बेटा R है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट इज, यू रिमेंबर इट, क्या चीज माइनस सर? जी। जी, मैंने जी में बना के, मैंने जी में बना 8, सॉरी। R यार मुझे भी ना बुला देना, R² नहीं है R, ठीक है। सो अब इससे क्या मतलब हुआ कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और जैसे दो मैसेज एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे एक दूसरे, क्या चीज? दो मैसेज के बीच में डिस्टेंस कम हो जाए तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। डिस्टेंस कम होगा तो वो कम होगा, बढ़ जाएगा, नेगेटिव है ना, तो ज्यादा हो जाएगी। ज़्यादा नहीं है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है अगर हम R को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा कैसे होगी, देखो बेटा, देखो अगर आप R को डिक्रीज करते हो, हाँ। मैसेज के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज करते हो, वो क्लोज हो जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज होती है। आर को इंक्रीज आर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगने का मतलब क्या होगा कि ये आपके पास अब जो है बड़ी वैल्यू, माइनस के बगैर हम देखेंगे, मतलब मोर नेगेटिव हो जाएगी ये। पहले अगर आर की वैल्यू पे ये -5 था ना, अब आर की वैल्यू ज़्यादा कर दोगे तो -5 से ये किधर जाएगा, सॉरी आर की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो -5 से -2 पे जाएगा, तो -2 ज़्यादा हो गया फर्क, ठीक है। जी। -2 क्या है। -2। हम्म
देखो मैंने एक जल्दी में बात गलत बताई और आप भी मान गए। मैंने कहा आर जो इस अगर छोटा करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो आर छोटा करने से ये माइनस फॉर एग्जांपल 7 हो जाती है। आर छोटा करोगे तो वैल्यू जो है वो माइनस में मोर नेगेटिव हो जाएगी, तो जो छोटी हो जाती है। सिंपल सी बात है, इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसको इस इधर से छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, और स्पीड इंक्रीज होना ये शो कर रहा है, कंफर्म है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई, वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ। ठीक है। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जब दो मैसेज जी को दूर लेके जाते हो तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट, अगर दोनों को इन्फिनिट डिस्टेंस पे ले जाओगे जीरो होगी। और उससे पहले जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -G m m/r। और अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में निकालोगे, बेटा ये आपके पास है m, और एक स्मॉलर मैस है, इसको इस डिस्टेंस d1 से इस मैस को उठा के प्यारे भाई इस डिस्टेंस पे ले जाते हो, तो यू नो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज दिस इज मूव्ड अवे फ्रॉम दिस मैस। सो कितना इंक्रीज आएगा पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे, और पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उनको डिफरेंस देंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज -G m/d2, and potential energy at point A is -G m/d1। सो मैस m को A से B की तरफ लेके गए हैं। ठीक है बेटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जी ई पी विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विच इज -G m/m/d2। और एक चेंज का आएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो बेटा इसमें से अगर हम मैं यस -G m/m कॉमन ले लेता हूँ तो 1/d2 -1/d1। ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो बाहर फिर माइनस कॉमन ले लिया तो उसके अंदर फिर माइनस पोटेंशियल एनर्जी का ये। अच्छा बेटा, अगर आपके पास देखो वो कहता है कि एक मैस m है और एक स्मॉलर मैस इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, यहाँ से रेस्ट से छोड़ा है बेटा, तो इसकी स्पीड अगर वो कहता है इस पॉइंट पे स्पीड निकाल लें इसकी, और ये पॉइंट जो है वो डिस्टेंस d1 पे है, ये इन्फिनिट पॉइंट है, तो कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज़ करेंगे? टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। या काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीज है पहले रेस्ट पे था, बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ m इसका मैस है, mv² इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जो है वो आपके पास जीरो थी, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे d1 पे -Gm/m/d1। तो यहाँ से बेटा आपके पास हाफ mv² इज Gm/m/d1। तो अगर इसकी वेलोसिटी निकलनी थी तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 2Gm/d1 होल स्क्वायर रूट। ठीक है। इसके अलावा बेटा अब बात आते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फार्मूला बेटा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर क्यू अपॉन आर। आर। यहाँ से बात क्लियर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, वेयर एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या होता था, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नेगेटिव होता था, इट अभी इज ओनली पॉजिटिव। नेगेटिव। ओनली नेगेटिव नेगेटिव, ये खाली। डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्लॉट करने की बारी आएगी, यूनिट इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट। जी सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती थी होती है, जूल्स पर कूलम। अभी भी होती है। जूल। हाँ जी सर, बिल्कुल जूल्स पर कूलम। जूल पर कूलम, गुड वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम। अगर बेटा ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इनसाइड जी। ग्रेविटेशन इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर ये मेटल चार्ज है तो इसकी इनसाइड जो है वो ये कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनसाइड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब इनके रिलेशनशिप की बात करेंगे। अगर बेटा ये चार्ज जो है अगर आपके पास, सॉरी, ये अगर नेगेटिव है, फिर क्या होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है, मेटल चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा, और ये ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, दोनों का बता दिया। अगर, जी सर। और हम अब दूर, इससे दूर जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल और ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल और ज़्यादा हो जाता है, जहाँ इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल जीरो हो जाता है मैक्सिमम। अगर बेटा आपके पास दो चार्जेस हों, प्लस और माइनस, फिर उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रा करना पड़ जाए, तो कैसे ड्रा करेंगे। अगर ये आपके पास चार्ज है प्लस, और ये आपके पास है चार्ज माइनस, और इनके सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अब देखें, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा, और उसकी ड्राइंग कुछ इस तरह की होगी, दिस इज ड्यू टू दिस चार्ज Q1, और दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा Q2 की वजह से, और ये इस तरह होगा। दोनों का नेट प्लॉट करना होगा बेटा, तो वही बेसिक साइंस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो है आपके पास नेट, वाइट कलर जो है वो नेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और जो ब्लू है वो Q1 की वजह से है, जो आपके पास दूसरा कलर है वो Q2 की वजह से है, और ये नेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा आपने खुद सोचना है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों या दोनों नेगेटिव चार्जेस हों, तो उनकी वजह से कैसा होगा। ठीक है, यस सर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को का ग्रेडियंट लेते हो और उसके साथ माइनस साइन लगा देते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आता है। और ये चीज़ कहाँ से साबित होती है, ये हम इनके जो है रिलेशनशिप से भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। इस बात का मतलब बेटा ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ आपको गिवन है, और आपसे वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ प्लॉट कर दें, तो यू शुड बी एबल टू यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ if you know the graph of electric potential. For example, electric potential is like this, तो आप देखेंगे till this point the gradient of this part of the potential is constant, or it is positive, so electric field strength will be negative। और आगे इस पार्ट में बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो इसी वजह यस से सर, बिल्कुल। जब इनसाइड
इसकी इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती थी, तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा जहाँ पे, जिस रीजन में अगर V कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, 0 होगी, वहाँ चेंज नहीं आता ना। फिर यस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बेटा बात आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपके पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दे आर एट डिस्टेंस D, तो अगर इनकी EP की बात करें तो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता हो ना किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई द चार्ज कर लें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के होंगे तो ये फैक्टर प्लस में आएगा, दोनों माइनस होंगे तो फिर भी प्लस आएगा, दोनों प्लस होंगे फिर भी प्लस आएगा, तो इस वजह से EP जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। अगर बेटा दोनों चार्जेस फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हैं, तो आप इनको दूर लेके जाना चाह रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। दोनों पॉजिटिव का मतलब है EP आपके पास पॉजिटिव होगी। EP पॉजिटिव का मतलब ये होगा जब भी R इंक्रीज करोगे तो EP क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। दोनों चार्जेस नेगेटिव भी होंगे, उनका भी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है। अगर बेटा आपके पास दो पॉइंट्स है और उनका आपको पोटेंशियल पता है फॉर एग्जांपल, और ये जो है ये पोटेंशियल का ग्राफ है, और वहाँ से का बस थोड़ा सा 5 मिनट की गेम रह गई। ठीक है बेटा। एक यस। चार्ज क्यू स्मॉल क्यू को पॉइंट इस पॉइंट से A से बेटा B तक लेके जा रहे हो। A का पोटेंशियल जो है वो V1 है, B का पोटेंशियल जो है वो V2 है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो अगर आपने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल टाइम चार्ज। सो Q टाइम चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज V2 माइनस V1। हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि पोटेंशियल एनर्जी इज potential time charge, EP potential of a point is 1/4 pi epsilon naught Q over R। और इस चार्ज के सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज पड़ा है Q। इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R, और इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल को जब आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू गेट पोटेंशियल एनर्जी और VQ। और अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, चार्ज वही है, तो देन चेंज इन पोटेंशियल टाइम चार्ज होगा। ठीक है बेटा। यस सर, अंडरस्टूड। अच्छा जी, अगली बात बेटा, अगर आपके पास ये मैस M है और इसकी वजह से दूसरा मैस इसके सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, तो ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि जी इसमें इसको जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। तो क्या फार्मूला होगा बेटा, ये अगर ऑर्बिटल रेडियस इज R, तो G m/r² इज इक्वल टू mv²/r। ये से कट जाएगा बेटा, ये से कट जाएगा, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो होगी वो Gm/r होगी। और दूसरी बात, अगर इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखें तो क्या फार्मूला होगा, Gm m/r² इज इक्वल टू mr⍵²। याद है ना कुछ, PS से बेटा कैंसिल हो यस। जाएगा। देन Gm इज इक्वल टू r³ ω²। ये केपलर थर्ड लॉ है कि जी जब भी r³ ω² करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आता है। इसका मतलब क्या है कि जो अगर ज़्यादा प्लेनेट इस मैस M के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। बेटा इस फार्मूले को टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, Gm इज इक्वल टू R³, और आपको पता है ओमेगा इज 2 पाई बाई T। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं Gm
इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आर क्यूब। अगर बेटा मैं टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो टी स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम आर क्यूब। सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जिस प्लेनेट का डिस्टेंस से ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। और टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ कैसा होगा बेटा? दैट विल बी स्ट्रेट। uh, सॉरी, आपसे बताने से पहले ही मैंने बता दिया, 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम ये कांस्टेंट होगा। ठीक है। जियो स्टेशनरी बेटा सेटेलाइट वो होता है जिसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है। और ये अर्थ के एक पोजीशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसी पोजीशन पे रहता है। और इसकी रोटेशन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। दूसरी बात बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दो पैरेलल प्लेट को अगर आप मेटल प्लेट से एक को आप पॉजिटिवली चार्ज कर लें, दूसरे को आप नेगेटिवली चार्ज करते हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास वी हो और इनका डिस्टेंस जो है वो डी हो, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी और उसकी वैल्यू होगी दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी। ये याद रखने वाली बात है बेटा। यहाँ पे ये वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर आपको ऊपर वाली प्लेट पे वो कहता है मैंने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, आवाज़ आ रही है बेटा? yes sir. और नीचे वाली प्लेट पे 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो वो पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर से बेटा मीटर में जाएंगे, तो 500 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 250 जो है वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनके बीच में कांस्टेंट होगी। इस जगह पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसका फार्मूला जो है वो सेम होगा और वो कांस्टेंट होगी। और उसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्ट ड्रा करने की बात आएगी तो आप पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करोगे और ये हाई पोटेंशियल से लो की तरफ ड्रा करोगे। अगर बेटा यहाँ पे वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और उस पर फोर्स बताएं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखेंगे क्यू, इस पे फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में होगी और वो फोर्स क्या होगी, दैट इज ई क्यू। ठीक है। ई कांस्टेंट है और क्यू कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी एट कांस्टेंट रेट। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि जी चार्ज yes. पार्टिकल को आपने इस तरह जो है यहाँ से थ्रो किया है इस डायरेक्शन में, तो और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो आप देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो नीचे आएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ऊपर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह की होगी। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी जो थी वो वही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगी। ठीक है बेटा। बाकी इसके ग्राफ्स आते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस के साथ और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाएं डी के साथ, वी को कांस्टेंट रखा हुआ है, डी को चेंज किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या होगा बेटा? कम होगी, डिक्रीज, इंक्रीज? Sir, can you please repeat the question? डी को इंक्रीज किया जा रहा है तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या फ़र्क पड़ेगा? It will decrease. इट विल डिक्रीज बेटा, ये ऐसे और ये दोनों एक्सेस को टच नहीं करना। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जी 1/d वर्सेस ई का ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको पता है ई इज इक्वल टू वी/डी, तो 1/d के साथ ये लीनियर है, सो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ग्रेडियंट इसका क्या होगा, वी के बराबर होगा। ठीक है बेटा। सर आज के लिए बात कर दें प्लीज। बस ख़त्म ही हो गया है। ठीक है। तो ये हमने हाँ सारी जी। डिस्कशन कंप्लीट कर ली है कि कैसे जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड आपस में रिलेटेड है।